नमस्कार। राजस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं स्वाति मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड के प्रवेशन के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? मतलब इंसर्शन के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल एन सोचते हैं। हम सभी लोग क्या करते हैं, न्यू मतलब एन लगा देते हैं। लेकिन आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे उस क्या बोल रहा है, नई स्लाइड के लिए बोल रहा है। तो जब नई स्लाइड के लिए बोलेगा तो आपका आंसर आएगा कंट्रोल प्लस एम होगा। ओके, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन दिया है, अब 100% का गारंटी तो नहीं कि यही आना है, लेकिन मान के चलिए लगभग 99% केसेस में क्या होता है, एग्जाम में शॉर्टकट कीज कहां से आती हैं आपके, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट से ही आती हैं। क्योंकि जो जनरल शॉर्टकट कीज है जो हर जगह यूज की जाती है, जैसे आपका कंट्रोल प्लस एक्स हो गया, कंट्रोल ये चलती है जो हमारी कंट्रोल प्लस एक्स, फिर ये कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस जेड, ये सब आज की डेट में आउटडेटेड हो चुके हैं। तो ये इसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना रहता है, जैसे कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है, ये आज की डेट में हम सबको समझ में आ गया ना कि कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑल सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस बी करोगे तो आपका बोल्ड हो जाएगा, सी से कैरेक्टर, बहुत सारी कॉपी है, सॉरी, बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें। तो वो सारी चीजें हमको क्या करना है, जैसे कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस सी, आप पूरी एक सीरीज करके हम इसको याद करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, डक डक गो क्या है? डक डक गो जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, ये जनरली काफी लोग नहीं सुने होते हैं, ठीक है। जनरली हमें से क्या होता है, काफी लोग नहीं सुने होते हैं, लेकिन ये डक डक गो भी क्या है, आपका एक सर्च इंजन ही होता है। जैसे आपका गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है। तो गूगल क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है, इसलिए हम लोग जनरली, हम आज की डेट में अगर हमको कुछ भी सर्च करना होता है, हम तुरंत मोबाइल पे या लैपटॉप पे जाते हैं, तुरंत गूगल पे एंटर कर देते हैं। ओके, लेकिन गूगल के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं। तो उसमें एक नाम आपका यहाँ पे क्या है, आपका सॉरी डक डक गो क्या है, आपका सर्च इंजन है। ओके, कई लोग इसको वेब ब्राउजर सोच लेते हैं, क्योंकि सबके दिमाग में क्या होता है, गूगल सुने हैं, बिंग सुने हैं, याहू सुने हैं, लेकिन इस टाइप का डक डक गो नहीं सुने हैं। तो ये डक डक गो क्या है, आपका एक सर्च इंजन है। अच्छा, ये कैसा होता है, जैसे मान लीजिए आज की डेट में हमारा गूगल है, ओके। तो गूगल में क्या होता है, बहुत सारी आज की डेट में प्रॉब्लम्स चल रही है। क्या होता है, जैसे इसमें प्राइवेसी का प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम गूगल दे रहा है प्राइवेसी का दे रहा है, मतलब इसमें से डेटा बहुत लीक होते हैं। ओके, आज की डेट में अगर आप अपना प्राइवेसी चाहते हैं तो गूगल उतनी प्राइवेसी नहीं देता है जितनी कि आपको ये डक डक गो देता है। इससे वेस्टर्न कंट्रीज में आज के डेट में गूगल को ज्यादा यूज ना करके किसको किया जा रहा है, डक डक गो को किया जाता है, ठीक है। जैसे यूरोप हो गया या अमेरिका के जितने भी जगह हो गए, सब में आज की डेट में डक डक गो का यूज किया जाता है। अच्छा, लास्ट के एग्जाम में आया था एक क्वेश्चन कि चाइना का सबसे प्रसिद्ध पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है? तो चाइना का क्या होता है, याद रखिएगा, ऐसा ही बैदू करके, बैदू करके है। चाइना क्या करता है, चाइना का तो वैसे भी अमेरिका से आंकड़ा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये वहां पे उसको रखा ही नहीं है, मतलब वहां पे गूगल चलता ही नहीं है, ठीक है। तो वहां पे उसने अपना ही एक सर्च इंजन बनाया है जो कि क्या इस नाम से जाना जाता है, बैदू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में लास्ट पूछा गया था कि इनमें से चाइना का कौन सा सर्च इंजन है, तो याद रखिएगा आप बैदू को। ओके, फिलहाल यहाँ पे डक डक गो क्या है, तो डक डक गो आपका एक सर्च इंजन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, ब्राउजर क्या है? ओके, तो ब्राउजर क्या होता है, वेब पेज सर्च सॉफ्टवेयर, वेब पेज सर्च सॉफ्टवेयर ऑन द इंटरनेट। मतलब इंटरनेट पे अगर आपको कुछ भी सर्च करना है तो आप किसके थ्रू करते हो, आप यहाँ पे वेब ब्राउजर के थ्रू करेंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आया है? मतलब जो आपको पेज ढूंढ के देता है ना, वो सारी चीजें कहाँ पे होती है, जो वेब पेज आपको ढूंढ के दे रहा है वो किसके थ्रू आप ढूंढ रहे हो, ब्राउजर के थ्रू ढूंढ रहे हो। जैसे आपको कुछ भी ढूंढना है, कुछ भी निकालना है, तो आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, जैसे बोलते हैं कि हमारे पास ये ब्राउजर है, ओके, तो हम ब्राउजर को डाउनलोड करते हैं, तो ब्राउजर में से आप सर्च करोगे तो ये क्या है आपका वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब पेज होता है जिसको ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें से इंटरनेट में
सर्च किया जाता है। ओके, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप कुछ वेब ब्राउजर के हम नाम देख लेते हैं, जैसे आपको भी पता होगा ओपेरा है, एप्पल है, सफारी है, ये सारे आपके क्या हैं, ब्राउजर्स के नाम होते हैं। तो जैसे कभी कभार एग्जाम में सिंपल आ जाता है कि इनमें से कौन सा ब्राउजर है, तो आपको ब्राउजर के नेम भी पता होने चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, अब देखो गूगल आप सभी को पता है कि सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा भी आप सबको पता होगा कि सर्च इंजन है, ऑर्कुट भी पता होता है। तो एक बचा क्या आपका, साइंस डायरेक्ट। और ये साइंस डायरेक्ट टाइप का कोई सर्च इंजन आपने सुना भी नहीं है। अच्छा, अगर मान लीजिए कभी कुछ डाउट होता है कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, तो खुद सोच के देखिए क्या यहाँ पे कोई ई ऑप्शन है क्या, नन ऑफ दिस का। नन ऑफ दिस का जब कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये तीन तो जनरल हम सबने सुना है, गूगल तो वैसे भी सबने सुना है, विस्टा भी सुनते हैं, ऑर्कुट भी सुनते हैं। तो बच क्या गया आपका एक साइंस डायरेक्ट। ओके, इस क्वेश्चन में तो उतनी कोई प्रॉब्लम है नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एमएस वर्ड में गो टू मेनू के लिए क्या शॉर्टकट की। देखिए मैंने पहले भी बोला था, वहां पे हमने पावर पॉइंट का देखा था शॉर्टकट की, यहाँ पे एमएस वर्ड का है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमको क्वेश्चन पढ़ना है कि वो नई स्लाइड के लिए बोल रहा है, नए बॉक्स के लिए बोल रहा है, कि किस चीज के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो गो टू मेनू मतलब स्टार्ट मेनू में जाने के लिए हमको क्या दबाना पड़ता है, यहाँ पे आपका आएगा कंट्रोल प्लस जी है। कई बार क्या डाउट आता है, कंट्रोल प्लस जी प्लस टी होता है, हमको क्या लगता है कि कंट्रोल प्लस जी प्लस टी है, बट इसका एक्चुअल जो आंसर होगा आपका क्या होगा, कंट्रोल प्लस जी होगा। ठीक है, देखो डाउट दो में ही आएगा, कंट्रोल प्लस सी तो आप खुद भी नहीं सोच सकते हो, क्योंकि इतना पता है कि कंट्रोल प्लस सी क्या होता है, कॉपी होता है। कंट्रोल प्लस डिलीट से क्या होगा, चीजें डिलीट हो जाएंगी, जनरल सी बात है। एक बचा, दोनों में डाउट देने का प्रॉब्लम यहीं पे आता है, एक जी प्लस टी होता है, तो गो टू मेनू हम सोच लेते हैं, और ये है आपका गो, तो ये वाला आपका राइट आंसर है, कौन सा, कंट्रोल प्लस जी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है, मतलब जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, मतलब ये जो .com होता है वो किसको बताता है। अगर किसी के लास्ट में आपका .com लिखा है तो आपको क्या बता रहा है, इसमें ये हमको ये क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए कंपनी तो नहीं बताता है, .com लिख लिए तो कंपनी बताएगा क्या ना, कमांड भी नहीं देता है, कम्युनिकेशन तो हो ही नहीं सकता है। एक बचा क्या आपका कमर्शियल। तो जैसे ये समझने के लिए एक चीज समझिएगा कि जैसे जिसके भी लास्ट में आपका .com लगा है वो कैसी साइट्स को बता रहा है, कमर्शियल साइट्स को बता रहा है। ओके, अब कमर्शियल साइट से और सेम ऐसे एक होता है, आपने पढ़ा होगा या यूज भी करते होंगे .org। तो .org तो आपका मतलब ऑर्गेनाइजेशनल है, कमर्शियल बोलने का मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का ही तो कमर्शियल ही होगा ना, और सेम ऐसे .org भी है, बट दोनों में एक सिंपल सा डिफरेंस अगर हल्का सा समझने की कोशिश करते हैं। .com बोलने का मतलब है ऐसी साइट्स जिसमें आप अगर चाहो तो पैसे का भी लेन देन कर सकते हो। ओके, बट org में ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई। ठीक है, तो याद रहेगा। लेकिन अगर एग्जाम में आता है कि ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे जैसे ये पूछा है ना कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जो .com है ये क्या प्रदर्शित करता है, तो किसी क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता है कि अगर कहीं पे .mil लिखा है तो वो क्या प्रदर्शित करता है। तो याद रखिएगा .mil आपका क्या करता है, मिलिट्री साइट्स को बताता है। सेम ऐसे अगर कहीं पे .edu लिखा है तो आप क्या बोलोगे, एजुकेशनल साइट्स को बताता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है ना, तो उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं आपको वो थोड़ा सा याद रख लेना चाहिए। ओके, जैसे अगर .com हमसे कभी एक बार हमने क्वेश्चन में देख लिया, ये ना पढ़ने का एक तरीका होता है कि कभी भी एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो हम उससे रिलेटेड जितने भी साइट्स होते हैं वो सारे खोल के देख लेते हैं कि हाँ उसके आंसर क्या हो सकते हैं। तो .com मतलब क्या हुआ आपका, कमर्शियल हुआ, .org ऑर्गेनाइजेशन हुआ, .mil मिलिट्री, .edu एजुकेशनल, ऐसे ही आपकी बहुत सारी साइट्स होती हैं। ठीक है, अब बढ़े आगे इसमें। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है, डिफॉल्ट रूप से वर्ड दस्तावेज को कौन सा एक्सटेंशन दिया गया है। जैसे आप वर्ड में हैं, ओके, एमएस वर्ड में आप काम कर रहे हो और एमएस वर्ड में आपको कुछ सेव करना है, आपने नाम लिख दिया, मान लीजिए आपने फोल्डर पर सब कुछ बना लिया, फिर आपने वहां पे एक नाम लिख दिया अपना। अब नाम लिख के आपने डॉट के बाद जो भी एक्सटेंशन देते हैं, ओके, वो आप देना भूल गए और एंटर सीधा मार दिया।
तो वो ऑटोमेटिकली ले लेता है, क्योंकि आप उसी के फोल्डर में आप काम कर रहे हो, मतलब आप वर्ड के ही फाइल फोल्डर में काम कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। उसे ही यहाँ पे बोल रहा है, वो डिफॉल्ट के तौर पे ले लेता है। तो वो क्या है आपका .doc होता है। ठीक, अच्छा इसमें एक चीज याद रखिएगा, जैसे MS वर्ड है तो MS वर्ड में क्या करेगा, वो जो आपका ये .doc है ये बिफोर 2007, ये क्या होता था बिफोर 2007 में हम जो भी एक्सटेंशन लगाते थे वो क्या लगाते थे .doc, बट आफ्टर 2007 इसको क्या किया जाने लगा .docx किया जाने लगा। ओके, तो अब यहाँ से एक चीज समझिएगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने आप लोग को बोला कि अगर एक क्वेश्चन उस टर्म का आता है तो उससे रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस तैयार कर लेने चाहिए, क्योंकि अब एग्जाम है। ठीक है, तो एग्जाम में एक ही क्वेश्चन तो बार बार रिपीट नहीं करेगा। तो ये हुआ, सेम ऐसे ही अब यहाँ पे मैंने वर्ड का बताया, आप अपना पावर पॉइंट का कर लीजिए। सेम ऐसे ही पावर पॉइंट में भी देखिएगा .ppt होता है और .pptx होता है। ओके, सेम ऐसे ही आपका .txt होता है और .txtx होता है, .xls होता है, .xlsx होता है। क्लियर है? जैसे C लैंग्वेज है तो C लैंग्वेज का आपको बोल देगा कि मान लीजिए मैंने आपको ये बोला कि इसके देख लीजिए, अब C लैंग्वेज है तो C लैंग्वेज का क्या होता है .cpp हो गया। जावा का क्या होता है .java होता है। ठीक, HTML मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है HTML का क्या है .html भी होता है, .html भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, जितने भी आपको ये चीजें समझ में आती है, वर्ड हो गया, डॉस हो गया, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट, ये जितने भी हैं उसका एक जगह आप लिख के रखिए कि इसकी क्या एक्सटेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइक शॉर्टकट की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8th में क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों प्रदर्शित करता है। ऐसा डिवाइस बोल रहा है जो कि मॉड्यूलेशन भी करे और डीमॉड्यूलेशन भी करे। तो ना आपको इतने में ही समझ आ जाना चाहिए कि जहां पे ये दोनों नाम आ रहे हैं, which of the following show both modulation and ये मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो इतना भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन बोथ वर्क्स कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न करता है। अब देखो क्या यहाँ पे दिया हुआ है मॉडर्न। फर्स्ट क्या दिया है, फाइबर ऑप्टिकल, हो ही नहीं सकता है। फाइबर ऑप्टिकल, सैटेलाइट, कोक्सियल केबल और एनकोडर डिकोडर। तो आपका आंसर क्या बच गया, नन ऑफ दिस। अब हल्का सा अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे ये फाइबर ऑप्टिकल से ये क्या होता है, ये सारे के सारे ना आपके मतलब रिलेटेड टू कंप्यूटर ही देगा। जैसा ऑप्शन भी ऐसा तो कहीं से भी उठा के नहीं देगा ना, कि क्या करता है रिलेटेड टू कंप्यूटर ही देता है ताकि लोग कंफ्यूज उसमें हो। तो ये फाइबर ऑप्टिकल क्या है, फाइबर ऑप्टिकल बोलने का मतलब है जैसे जो तार हैं वो क्या करते हैं, समुद्र के रास्ते से सी के नीचे से मतलब अंदर से लेके जाते हैं, ताकि एक जगह से मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हो, आपके अमेरिका के फ्रेंड से भी तो बात हो जा रही है ना, आप यहाँ बैठे हो दिल्ली में किसी से बात हो जा रही है, तो कैसे हो रही है, नदी के रास्ते, या फिर जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे हैं तो ऊपर ऊपर आप तार कर लिए। अब क्या यहाँ से अमेरिका में क्या ऊपर ऊपर तार आप बिछा लोगे, नॉट पॉसिबल ना। तो ये सारे के थ्रू क्या करते हैं वो लोग, समुद्र सी के रास्ते तार बिछाते हैं, जिससे हेल्प होती है, जो भी आपका कनेक्शन होता है, इंटरनेट कनेक्शन होती है, बाकी चीजें होती है, वो ये इस ऑप्टिकल के थ्रू की जाती है। ओके, सैटेलाइट मतलब आप समझ ही गए होंगे। कोक्सियल केबल क्या होता है, जो आपका डिश टीवी होता है, डिश टीवी के लिए एक एंटीना ऊपर लगाते हैं, एक तार आता है, तार को आपके टीवी के पीछे से कनेक्ट करते हैं, वही होता है आपका ये कोक्सियल केबल होता है। ठीक है, एनकोडर डिकोडर तो एनकोड और डिकोड करेगा। अच्छा, मॉडर्न का हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में मॉडर्न से रिलेटेड थोड़ा 2-3 क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं, एक तो आता है इसका फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका, मॉड्यूलेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ओके, उसके बाद में जैसे कुछ डिवाइसेस होते हैं, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि कीबोर्ड कैसा डिवाइस है। अभी पहले का एग्जाम तो है नहीं, अब धीरे धीरे हम 2022 में आ गए, तो 22 में थोड़ा ना पूछेगा कीबोर्ड इनपुट है कि आउटपुट है, माउस इनपुट है कि आउटपुट है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोलता है, जैसे मॉडर्न क्या है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, नन है, या इनपुट आउटपुट बोथ है। तो हमेशा याद रखिएगा मॉडर्न बोथ में आता है, मॉडर्न इज इनपुट एंड आउटपुट बोथ में आता है, इनपुट एंड प्लस आउटपुट, ये दोनों का काम करता है कौन, आपका मॉडर्न। ओके, यहाँ तक के नेक्स्ट पढ़े। चलिए
नेक्स्ट बोल रहा है सबसे जटिल कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्शन। ओके, सबसे कॉम्प्लेक्स क्या होता है? इंटरकनेक्शन मतलब जोड़ने की टेक्निक क्या होती है? ओके, तो देखो यहाँ पे ये सारे जो नाम दिया है ना, ये नाम से ही आप समझ जाइए कि ये क्या है, आपका टोपोलॉजी है। ठीक है, इंटरकनेक्शन टोपोलॉजी होता है। इंटरकनेक्शन देखो, अगर मैं यहाँ पे टोपोलॉजी बोलती, 90% जनता जो कंप्यूटर पढ़ी होती है वो वैसे ही समझ जाती है कि हाँ टोपोलॉजी मतलब ये, समझ में आ गया। बट इंटरकनेक्शन बोल देगा मतलब हम आधे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, नाम से समझिए कि वो क्या चीज हो सकता है। तो ये जो आपकी टोपोलॉजी ही है। ओके, इंटरकनेक्शन मतलब टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी का मतलब क्या है? जो भी फिजिकल कनेक्टिविटी है उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? टोपोलॉजी। ओके, तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स मतलब सबसे ज्यादा टफ कौन सी पड़ती है? बस सबसे इजी होती है, सबसे सस्ती होती है। ठीक है, कैसे है? क्या किए, एक सिंगल केबल लिया इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे सारे कंप्यूटर्स को डाल दिया। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, कंप्यूटर के पेपर में कहीं अगर नोड लिखा है तो उसका भी मतलब कंप्यूटर ही होता है। जैसे इस क्वेश्चन को ना ऐसा भी बोल सकता है, एक नोड से दूसरे नोड को जोड़ा जा रहा है या दूसरे से तीसरे को जोड़ा जा रहा है, तरीका क्या है? तो नोड अगर कहीं बोलता है तो आप इतना याद रखिएगा कि वो क्या बोल रहा है? कंप्यूटर बोल रहा है। ओके, अब चलते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि एक बस में क्या किए, एक लाइन, एक केबल लिया उन्होंने, सारे नोड्स को जोड़ा, बीच से अगर ये कहीं खराब होता है तो इसका मतलब ये आगे तो कोई कनेक्शन ही नहीं जा रहा है ना, मतलब ये किसी से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सस्ता तो है लेकिन काम इतना नहीं आ रहा। अगर मान लीजिए बीच से केबल खराब हो गया, आगे जाएगा क्या? ट्रांसमिशन होगा? नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये उतना अच्छा नहीं है, इजी है। ओके, फिर आते हैं रिंग पे। रिंग में क्या हो रहा है? जैसे मान लीजिए ये एक रिंग के तौर पे ये सारे लोग आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ओके, ये इसको दे रहा है, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये रिंग के तौर पे जुड़े हुए हैं। सेम इसमें भी वही प्रॉब्लम आती है, लेकिन थोड़ा सा कनेक्टिविटी इजी कर दी जाती है। मतलब वो कहीं भी आप मोड़ सकते हैं, कहीं भी उसको गोल घुमा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इजी माना जाता है, मतलब इजी है, लेकिन ये भी उतना अच्छा नहीं है। क्यों है? ये सिर्फ ना आपस में मतलब इस प्रकार से ही दे सकते हैं। अगर मान लीजिए पिछला वाला अपने पिछले वाले को देना चाहे तो नॉट पॉसिबल, फिर तो उसको पूरा सर्कल घूमना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है एक स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी अच्छा होता है लेकिन थोड़ा सा कैसे गड़बड़ हो जा रहा है। स्टार टोपोलॉजी में क्या करता है? एक हब होता है। हब बोलने का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे कोई एक हेड है घर का और उस हेड के साथ सारे लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब घर के सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और सारा जो प्रेजेंटेशन है सारा लाके दे रहे हैं हेड के पास। ठीक, लेकिन अब कहीं पे प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर इस हेड को ही कुछ परेशानी हो जाती है, मान लो इस हेड की तबीयत खराब हो गई तो घर का सारा काम ठप पड़ जाएगा। सेम वही प्रॉब्लम यहाँ पे भी आती है कि अगर इस हेड को कुछ हो जाता है तो सारा का हब को कुछ हो जाता है तो सारा का सारा नेटवर्क फेल माना जाता है। ठीक है इजी, क्योंकि एक हब बिठा है, हब से सारे को अटैच कर दिए। ओके, लास्ट आता है आपके पास मेश टोपोलॉजी है ना, MES है, ये MESH कर लीजिए इसको। ये मेश टोपोलॉजी होती है, MESH में आता है। ठीक है, अब देखिए ये मेश टोपोलॉजी कैसी होती है, ये क्यों अच्छी बोली जा रही है? मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये ऐसे जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से कुछ कनेक्टिविटी बनाई गई है। ठीक है, ये रिंग में ऐसे जुड़ रहे थे, मैंने बोला था कि रिंग अच्छा है लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे करता है, ये सिर्फ सर्कुलेशन में चल रहा है तो पिछले वाले को कहीं कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये इसकी सहायता के लिए क्या कर दिया, इसमें भी आपस में इसको जोड़ दिया। भले ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड है बट अच्छा होता है। रीजन क्यों है, मान लीजिए इसने इसको ऐसा ट्रांसफर किया, ठीक है, बीच में इसके पास कुछ परेशानी आ गई, इसके डेटा खराब हो गए या जो भी खत्म हो गए या जैसे भी कुछ गड़बड़ी आ गई डेटा में, तो ये क्या करता है, ये कम्युनिकेट, अब पिछला वाला जितने भी सारे हो गए क्या होगा, हमारा कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है, लेकिन इसमें खत्म नहीं होता है। ये क्या करता है, ये डायरेक्ट यहाँ से अपने डेटा को यहाँ पे दे सकता है। तो ये डायरेक्ट अपने डेटा को यहाँ से, फिर ये ट्रांसमिशन ऐसे चलता है। ओके, मतलब इसका ट्रांसमिशन खत्म नहीं होता है,
क्लियर है यहाँ तक के? तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? क्लियर है? बढ़े आगे। नेक्स्ट में देखिए क्या होता है, कम्युनिकेशन डिवाइस दैट कंबाइंस सेवरल इनपुट आउटपुट इन वन लाइन। ऐसा डिवाइस जिसमें बहुत सारे, क्या बोल रहा है, कंबाइन सेवरल इनपुट आउटपुट इन वन लाइन, एक लाइन में कर दे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे बहुत सारी लाइन्स आ रही हैं और सिंगल एक लाइन में इसको कर दे तो ये आपका क्या होता है? मल्टीप्लेक्सर होता है। ओके, जिसको हम मक्स नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम में मक्स दे, अच्छा डीमक्स जस्ट इसका अपोजिट होगा। डीमल्टीप्लेक्सर क्या होगा? एक आएगा और ये इस प्रकार से बहुत सारे। तो एक होता है मक्स, एक होता है डीमक्स। मक्स मतलब बहुत सारे इनपुट एक आउटपुट, डीमक्स मतलब एक इनपुट बहुत सारे आउटपुट। याद रहेगा? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? SERP क्या है? SERP, इसका हमको फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है? तो फुल फॉर्म में क्या होता है? सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। देखो फुल फॉर्म समझ नहीं सकते हैं, इसको आपको याद रखना ही पड़ता है। तो काफी फुल फॉर्म्स होते हैं, जैसे अब वो फुल फॉर्म, वो जमाना गया कि मैं CPU डाल दूंगी, CPU का फुल फॉर्म क्या है या ALU का फुल फॉर्म क्या है, तो अब वो सब नहीं है ना। लेकिन आज की भी डेट में काफी एग्जाम में आपका जैसे कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर में क्या बोल देगा आपको? P फॉर क्या है, C फॉर क्या है, M फॉर क्या है, तो ये आपको याद होना चाहिए। आज की डेट में फुल फॉर्म बोल लीजिए या फिर किसी कंपनी के नाम में किसका मतलब, एक सिंपल सा एग्जांपल बता रही हूँ। अभी पिछले एग्जाम में पूछा था माइक्रोसॉफ्ट में आर का मतलब क्या है। ओके, तो आपको इस टाइप से चीजें पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए HCL आपकी कंपनी है तो HCL का फुल फॉर्म क्या है, TCS आपकी कंपनी है, फुल फॉर्म क्या है, प्लस इनके फाउंडर कौन है, ये सब चीजें याद होनी चाहिए। ओके, और एटलीस्ट जितने भी इंडिया की सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उनके आप फाउंडर याद रखिए, आता ही आता है। अब इंडिया बोली तो इसका मतलब ये नहीं कि बाहर के देशों का हम याद नहीं रखेंगे। जैसे लास्ट एग्जाम में ही आया था आपका एप्पल का फाउंडर कौन है, ठीक है? जरा लिखिएगा सारे लोग कमेंट में कि एप्पल के फाउंडर कौन है। ओके, देखते हैं कितने लोग सही लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो एंटीवायरस कौन नहीं है ये हमको बताना है, ठीक है? तो अब देखो, ये आप सभी डाउनलोड किए ही होंगे या आप कहीं ना कहीं से सर्च करके उसको डालते हैं अपने कंप्यूटर में। मैककेफे, नॉर्टन हम सभी जानते हैं, ये जनरल है। विप्रे भी हम डालते हैं। एक नाम आ रहा है जो पटांग सा है, क्विक हॉर्स। पहली बात तो ना तो ये वायरस के अंदर आता है ना ही एंटीवायरस के अंदर आता है, ठीक है? आपने ट्रोजन हॉर्स सुना होगा, तो ट्रोजन हॉर्स अगर पूछता तो वो क्या पूछता? वायरस कौन है? तो वायरस आपका क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स होता है। तो अब एक चीज याद रखिएगा, जितने भी नॉर्मल आपके वायरस होते हैं और जितने भी नॉर्मल एंटीवायरस होते हैं, सबसे पहले उसकी एक लिस्ट बनाइए, उसको याद रखिए कि हाँ वो क्या क्या है। ओके, उसके बाद जैसे ये आप पढ़ोगे तो ट्रोजन हॉर्स आपको खुद निकल के आएगा। तो ये क्विक दे दिया ना, तो क्विक तो ना तो एंटीवायरस है ना ही वायरस है। ओके, तो इसका आंसर फिलहाल क्या होगा यहाँ पे? क्विक हॉर्स होगा। क्लियर है? थैंक यू।